Students, welcome to my YouTube channel Gyan Hub. Myself Miss Priya, and today I'm here with my class 10th video, and the chapter name is Nationalism in India. The subject is history. In my previous video we have discussed about the movement in the towns, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द टाउन की असहयोग आंदोलन ने शहर में जाके कैसा प्रदर्शन किया, लोगों के कंसेप्ट्स क्या थे चीज़ों को लेके। लोग पहले बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेके कि उन्होंने काफ़ी चीज़ों का बहिष्कार कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। और कहीं ना कैसे क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशन भी इंडिया की थोड़ी सी डिफरेंट, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट की थी वो डिफरेंट हो गई। डेट 50% क्या कहते हैं डिक्रीज हो गई। बट समहाउ क्या हुआ कि एक हमने प्लान तो कर लिया था कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करना है, बट शायद हमारे जो लॉन्चर्स थे वो प्रिपेयर नहीं थे कि हाउ दे हैव टू परफॉर्म, व्हाट दे हैव टू डू। तो इसके चलते क्या हुआ कि लोग जो गरीब थे वो खादी कपड़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और स्कूल से लोगों ने बहिष्कार कर दिया, टीचर्स ने छोड़ दी थी जॉब, वकीलों ने अपनी जॉब को छोड़ दिया था। बट उनके लिए कोई प्रॉपर फैसिलिटी जब अवेल नहीं हो पाए तो उन्होंने वापस क्या किया, कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो स्कूल्स थे, कोर्स थे, उनको जाकर दोबारा ज्वाइन कर लिया। तो ये वीडियो ये टॉपिक मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट वीडियो की डिटेल है, आप वहाँ से कैच आउट कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड। तो कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, ग्रामीण एरिया, गांव वाले एरियाज जो होते हैं उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या योगदान रहा। मैंने अपने स्टार्टिंग में ही पहले बता दिया था कि असहयोग आंदोलन का मतलब जो था, जो अर्थ था, हर एक बंदे के लिए, हर एक चीज़ों के लिए, हर किसी के लिए डिफरेंट था। गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन वर्ड यूज़ किया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो बहिष्कार है, विदेशी सामानों को उसका बहिष्कार किया जाए, परंतु जो असहयोग आंदोलन, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उसकी डिफिनेशन, उसकी मीनिंग, उसका कंसेप्ट हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट था। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव फर्दर। जब हम बात करते हैं ना रिबेलियन इन द कंट्री साइड, जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिया है, तो इस टॉपिक को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्टिसिपेशन बाय पीसेंट्स एंड दूसरा पार्टिसिपेशन बाय ट्राइबल्स। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रामीण एरिया की, तो एक तो किसानों से रिलेटेड हो गया था पार्टिसिपेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेके, और दूसरा पार्टिसिपेशन जो हमें देखने को मिला था वो था ट्राइबल लोगों का। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि एक गांव का एरिया, एक जंगल के एरिया कैसे तब्दील हो गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चलते। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पार्टिसिपेशन बाय पीसेंट्स। ओके, पार्टिसिपेशन बाय पीसेंट्स। तो इसमें जो क्वेश्चंस है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू गाइज आर हैविंग योर बुक विथ योर सेल्फ, प्लीज मेक श्योर टू मार्क ऑन योर बुक, एंड इससे आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली बनते हैं। तो पार्टिसिपेशन ऑफ पीसेंट्स, पार्टिसिपेशन जो किसान थे उनका क्या पार्टिसिपेशन रहा। जैसे कि आपको पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जिसकी हम बात करते हैं, उसका कंसेप्ट सबके लिए डिफरेंट था। बाबा रामचंद्र, आपकी बुक में एक वर्ड भी यूज किया होगा, सन्यासी, उनको कहा गया था फिजी इंडेंटेड लेबर। इंडेंटेड लेबर का मतलब होता है बंधुआ मजदूर, और फिजी वर्ड यूज किया गया। तो मैं आपको इससे पहले डिटेल कर देती हूँ कि इसका मतलब क्या है, और अवध से स्टार्ट करते हैं। बाबा रामचंद्र की हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या था, इंडेंटेड लेबर्स जब हम बात करते हैं इंडिया की बात करते हैं, तो जो ब्रिटिशर्स रूल थे, जो ब्रिटिश वाले लोग थे, तो फिजी एक आइलैंड है, ठीक है ना। जब वहाँ पे लोगों की कमी पड़ती थी, जब प्लांटेशन चल रहा था आपका, जैसे टी प्लांटेशन हो गया, कॉफ़ी प्लांटेशन हो गया, जब वहाँ पे मजदूरों की कमी होती थी, तो जो इतने भी विदेशी यहाँ पे कार्यरत थे, सरकारी ऑफिसर्स जो थे, जो विदेशी सरकारी ऑफिसर्स थे, वो क्या करते थे, इंडिया के लोगों को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते थे काम के लिए। तो जो बंधुआ थे, जिनका टाइम जो था, एक जो लिमिट थी, जिनका एक टेन्योर था, वो फिक्स था कि वो इतने टाइम के लिए वहाँ पे जाके बंधुआ मजदूरी करेंगे, उनके लिए एग्रीमेंट भी साइन किया जाता था। तो उसमें एक चीज़ हमें क्या डिफरेंस देखने को मिली थी, जब हम फिजी आइलैंड की बात करते हैं, तो फिजी आइलैंड में क्या हुआ कि इंडेंटेड लेबर को भेजा गया। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। इंडेंटेड लेबर में जब वो फिजी में गए, तो आज भी कहीं ना कहीं एक रूल जो है वो ये है कि अगर कोई वांछनिक तौर पे वहाँ पे जाके बस गया है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कोई इंडियन, तो भी अगर वो वोट करते हैं ना, तो उनके वोट को हाफ काउंट किया जाता है, उनके वोट को एज अ 1 वोट नहीं काउंट किया जाता है। अगर जो वहाँ का इंडिजिनस पर्सन है, वहाँ पे रह रहा है परमानेंटली, अगर जो वहाँ का रहने वाला है, जिसकी पूरी की पूरी जनरेशन वहाँ की है, तो उनके वोट को 1 काउंट किया जाता है। बट अगर कोई इंडियन फिजी वहाँ पे है, तो उनके वोट को हाफ काउंट किया जाता है, मतलब उतनी पॉपुलैरिटी, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। ओके, तो जो लोग वहाँ पे बस गए, अगर हम वेस्ट इंडीज़ की बात करते हैं, तो आपको कई क्रिकेटर्स के नाम जो होंगे वो इंडियन नहीं मिलेंगे, बट ऑल दो वो वेस्ट इंडीज़ होते हैं।
तो वो क्या थे, जो यहाँ से लोग जाके वहाँ पे बस गए उन्हें कहा गया, ठीक है। तो इनडेंटेड लेबर जो वर्ड है वो बंधुआ मजदूर की हम बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं बाबा रामचंद्र भी जी थे, उन्होंने इस चीज़ को फेस किया था, वो एक सन्यासी थे। तो पार्टिसिपेशन ऑफ पीसेंट स्टार्ट हुआ अवध से, अवध जो कि एक यूपी का एरिया है। मूवमेंट वॉज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स फॉर हाई रेंट्स। अच्छा, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं या कंपेयर करते हैं मूवमेंट इन द टाउन के अकॉर्डिंग, तो जो चीज़ें हमें देखने को मिली वो ये थी कि वहाँ पे डायरेक्टली, वहाँ पे क्या था, डायरेक्टली लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स से फाइट कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा रहे थे। बट इन दिस सिचुएशन क्या था, पार्टिसिपेशन ऑफ पीसेंट्स के संग क्या था कि कहीं ना कहीं तालुकदार जो थे, जिनका तालुका रहता था, पूरा पूरा एक एरिया उनको दे दिया जाता था, तालुक दे दिया जाता था, या जो जमींदार होते थे उनके संग था। यहाँ पे इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट जा रहे थे ब्रिटिशर्स के। क्यों? अगर आपको अच्छे से याद होगा तो क्लास 8 क्लास 9 में भी आपने पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना रेवेन्यू कलेक्शन जमींदारों से करवाते थे, जिसमें हमने जमींदारी सिस्टम में और महलवारी सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ रखा था। तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस मूवमेंट को स्टार्ट कर रहे थे अगेंस्ट, बट किन के लिए था, तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के लिए था। किस लिए था? क्योंकि वो उनसे हाई रेंट, जो फार्मर्स थे उनसे जो ज़्यादा थे वो ज़्यादा वसूली करते थे, ज़्यादा किराया ले रहे थे, इसलिए ये मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। ओके, मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया गया। तो उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी, क्या क्या रीज़न दिया गया था। पीसेंट्स हैड टू बेगार, हैड टू बेगार, बेगार क्या होता है बेसिकली, या तो उसको विदाउट पेमेंट कह दीजिए, ऐसी पेमेंट देते हैं जिसमें क्या होता है कि कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता है, उन्हें बहुत ही कम रकम दी जाती है। कभी कभी ऐसा होता था कि उन्हें बिल्कुल भी पेमेंट नहीं दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, तालुकदार्स को और जमींदारों को अपने अंडर में लेके उनसे कहते थे कि आप किसानों से हाई रेंट लीजिए, ठीक है ना। दूसरे किस वजह से परेशान थे किसान, कि उनसे बेगारी कराई जाती थी, विदाउट पेमेंट या इन अ वेरी लेस पेमेंट उनसे काम कराया जाता था। एंड स्पेशली दे हैड नो सिक्योरिटी एंड टेन्योर, नो राइट ओवर लीज लैंड्स। उनके क्या था, उनकी कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी उनके पास, कोई उनका कार्यकाल का समय भी नहीं था, और प्लस क्या था, उनकी लीज लैंड पे, उनका जो ज़मीन जो उनकी चली गई थी लीज पे, उस पर भी उनका कोई अधिकार नहीं था। तो इस जब उन्होंने सुना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तो यहाँ पे किसानों ने डिमांड क्या की, उन्होंने पहले डिमांड की कि रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो कर है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। एबॉलिशन ऑफ बेगार, जो बेगारी सिस्टम है, विदाउट पेमेंट वाली सिस्टम बात है, जो इंडेंटेड लेबर है उसको अबॉलिश मतलब हटा दिया जाए। सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स क्या थे, वैसे तो हर किसी का इंसान का सबका एक दूसरे से काम पड़ता रहता है, बट ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स वो थे जो बहुत ही ज़्यादा घमंडी थे और जिनके अंदर पैसे का अहंकार बहुत था, जो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझते थे। उनके लिए कहा गया कि उनको सामाजिक तौर पर बहिष्कार कर दिया जाए। टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड सर्विसेज ऑफ बाबर एंड वॉशरमैन स्टॉप नाई धोबी बंद। और कहीं ना कहीं क्या था ना कि लैंडलॉर्ड्स होते ज़रूर थे, बट क्या था, उनका हर एक काम छोटे छोटे लोगों से पड़ता था, पर वो उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे। तो इसके अगेंस्ट में क्या किया, पीसेंट्स की डिमांड क्या थी कि नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद मतलब जितने भी लैंडलॉर्ड्स है, अगर उनको ज़रूरत है तो उनके लिए कोई भी क्या कहते हैं, नाई या धोबी उनके कपड़े नहीं धुलेगा, कोई भी नाई उनके बाल नहीं काटेगा, और इस प्रोसेस को उन्होंने ऐसे बंद कर दिया। तो इस टॉपिक में हमने जाना कि पीसेंट्स ने पार्टिसिपेट क्यों किया था नॉन कॉर्पोरेशन में, क्योंकि वो बेगारी सिस्टम से परेशान थे, तालुकदार लैंडलॉर्ड्स जो उनसे हाई रेंट लेते थे इससे परेशान थे, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई टेन्योर नहीं था, और उनकी डिमांड ये थी कि रेवेन्यू को कम किया जाए, एबॉलिशन कर दिया जाए बेगारी सिस्टम का, सोशल बॉयकॉट कर दिया जाए ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का, ठीक है ना। ओके, तो इसी के चलते उन्होंने क्या किया, एक सभा फॉर्म की। इस सभा का फॉर्मेशन क्या हुआ, जब क्या कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देखा 1920 में देखा कि मतलब ये सिस्टम गांव में काफ़ी बुरा हो रहा है, लोगों के संग हाल, तो इन जून 1920 उन्होंने क्या किया, कई गांव को उन्होंने विजिट किया, अवध के ज़्यादातर गांव को उन्होंने विजिट किया, वहाँ के लोगों से बात की, उनकी बातों को, उनकी प्रॉब्लम को, उनकी ग्रीवेंसेस को समझने की कोशिश की कि आखिर में बात क्या है। ध्यान दीजिएगा, जून 1920 में उन्होंने विजिट किया था, और अक्टूबर तक में उन्होंने अवध किसान सभा का उन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन किया। तो एक तरह का जो क्वेश्चन उठता है वो ये रहता है कि अवध किसान सभा का फॉर्मेशन किसने किया है, तो अवध किसान सभा का फॉर्मेशन फॉर्म किसके द्वारा किया गया है, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। इसके फॉर्मर कौन थे, इसको फॉर्म किसने किया है, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। ओके, इसमें एक बहुत सी फनी सी चीज़ें भी हुई हैं, बट क्या था कि जब किसानों को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का सहयोग मिला, तो उन्होंने क्या किया कि अवध किसान सभा का मतलब जो आयोजन किया गया, जो फॉर्मेशन किया गया, उसके अंतर्गत जितने भी पेशेंट्स थे वो एज अ लोकल वर्कर्स काम करने लगे। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी वजह से जो कांग्रेसमैन थे, जो कांग्रेस की जो पार्टी के जो लोग थे, वो काफ़ी नाखुश हुए।
क्यों? क्योंकि उन्होंने गांधी जी का नाम लेके बहुत गलत काम किया। गांधी जी का मेन जो मकसद रहता था वो था नॉन वायलेंस, अहिंसा के रास्ते पे चलना। उन्हें जब साथ मिला तो उन्होंने क्या किया, वो इतना ज्यादा परेशान थे, इतना ज्यादा चिढ़ गए थे अंग्रेजों से, कॉलोनियल गवर्नमेंट से, कि उन्होंने क्या किया कि तालुकदार और जमींदार जो उन्हें परेशान कर रहे थे इनडायरेक्टली, उनके यहाँ क्या कर दिया, उनकी जमीनों को लूट लिया, उनके ऊपर अटैक किया, उनके जितने भी फूड ग्रेन्स के जो एरिया से, जो अनाज का जो घर था उसे लूट लिया। और इसके बाद क्या किया, जो उनके जो लीडर्स थे ना, उन्होंने किसानों से कहा कि गांधी जी ने कहा है कि अब आप कोई टैक्स नहीं पे करोगे और जितनी भी ज़मीनें हमें मिल रही हैं अब उससे हम हर किसान या हर गरीब के बीच में बराबर से बांट देंगे। दिस वॉयलेंट एक्टिविटीज ऑफ पीसेंट्स मेड कांग्रेसमैन अनहैप्पी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांग्रेसमैन अनहैप्पी क्यों थे पीसेंट से, तो कहीं ना कहीं ये रीज़न था। पहली चीज़ तो उन्होंने कि वॉयलेंट वर्ड यूज़ किया, वॉयलेंस उन्होंने यूज़ किया, ठीक है ना, वॉयलेंट वर्ड या वॉयलेंस वर्ड उन्होंने यूज़ किया, प्लस उसको उन्होंने एक्टिविटी के तौर पे भी किया कि लूटा, यहाँ पे लोगों को मारा, तो इस तरह की हरकतें की। और प्लस उन्होंने क्या किया, एक वर्ड यूज़ किया कि गांधी जी ने कहा है कि कोई टैक्स पे नहीं करेगा, प्लस जितनी भी ज़मीनें हैं वो लोगों के बीच में बराबर से बांट दी जाएगी, गरीबों के बीच में। तो कहीं ना कहीं इस ओवर एक्टिविटी में जब हम बात करते हैं ना पार्टिसिपेंट्स ऑफ पीसेंट्स, तो इस ओवर एक्टिविटी में क्या हुआ कि गांधी जी, महात्मा गांधी नेम इन्वोक टू सैंक्शन ऑल एक्शंस एंड एस्पायरेशंस, और उन्होंने क्या बोला कि इसमें कहीं ना कहीं गांधी जी का नाम आ गया कि इन हर एक एक्टिविटी को कराने के लिए किसका काम कहा गया, किसने कहा गया है, महात्मा गांधी जी ने कहा, मतलब उन्होंने हर एक पर्चे गांधी जी के नाम पे फाड़े। तो मैंने पहले बताया कि सबके लिए कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का महत्व मतलब अलग था। टाउन एरिया में अलग था और पार्टिसिपेशन ऑफ पीसेंट्स के लिए अलग था। उनके लिए क्या था, तालुकदार, जमींदार जो थे वो उनके लिए प्रॉब्लम्स थे, और कहीं ना कहीं उनके लिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ये था कि असहयोग का मतलब है कि उनको लूटना, उनको मारना, ठीक है ना। ये था पार्टिसिपेशन बाय पीसेंट्स। नाउ द नेक्स्ट वन, पार्टिसिपेशन बाय ट्राइबल्स। ट्राइबल का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कौन से होते हैं, ट्राइबल पीपल कौन होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, जो जंगल वगैरह में रहते हैं, ठीक है ना। इनसे एक चीज़ थी जो पास्टरलिस्ट, आपका जो चैप्टर रहा है क्लास 9 का, आपने उसमें पढ़ा होगा बंजारों के बारे में, ये उसी से रिलेटेड है। ओके, ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ, गुद्दम हिल्स आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट अर्ली 1920। पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं। गुद्दम हिल आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो पार्टिसिपेशन बाय ट्राइबल, ये एक ट्राइबल एरिया था, आदिवासियों का एरिया था जहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इनिशिएट किया गया। मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट क्या होता है कि अगर हम पुराने राजाओं की बात करते हैं तो जब राजाओं के पास उनके सैनिक बहुत कम होते थे, उनकी जब क्वांटिटी बहुत कम होती थी, तो वो क्या करते थे, वो जंगलों में जाके बस जाते थे या छुप जाते थे, सॉरी बसना वर्ड सही नहीं, वो छुप जाते थे, और फिर वो अपने एनिमी को, अपने दुश्मन को उस जंगल में बुलाते थे, और फिर वो क्या करते थे, वहां से वो क्या करते थे, छुप के सामने से आके छुप के उनके ऊपर क्या करते थे, फाइट करते थे। ये नहीं था कि मतलब छुपने का मतलब कहीं पे भी छुप जाते, मतलब जब तक एनिमी आ ना जाए तब तक वो छुपे रहते थे, और फिर सामने से आकर उन्हें मारते थे, और फिर अपनी फाइट को वो विन करते थे। ये वहीं से इनिशिएट हुआ, और ये जो फाइट है ना गुरिल्ला मूवमेंट की हम बात करते हैं, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट की हम बात करते हैं, ये वहीं से आया, कहीं ना कहीं इसका अस्तित्व ही इंडिया से आया। तो जो ट्राइबल्स लोग थे उनका काम क्या था कि वो मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट से बहुत ही ज़्यादा इनिशिएट थे। तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की एंड द पार्टिसिपेशन बाय ट्राइबल्स, तो इस मूवमेंट में भी हमें क्या मिला, वॉयलेंस देखने को मिला, क्योंकि वो मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट से इनिशिएट कर रहे थे, कहीं ना कहीं लिंक कर रहे थे। रीज़न क्या था कि ट्राइबल पीपल ने पार्टिसिपेट किया, कॉलोनियल गवर्नमेंट क्लोज्ड फॉरेस्ट एरियाज प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग इन फॉरेस्ट एरियाज। पहला रीज़न ये रहा, कॉज ये रहा मिलिटेंट मूवमेंट के लिए कि जो कॉलोनी, जो अंग्रेजी सरकार थे, जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने क्या किया था, सारे जंगल बंद कर दिए थे, लोगों को मना कर दिया था कि आप जंगल एरिया में नहीं जा सकते हैं, आप अपने जानवरों को नहीं चरा सकते हैं, आप वहाँ पे फसल नहीं कर सकते हैं, अपने जंगल की चीज़ों को नहीं ले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, इससे उनकी जो जीवन था, जो लाइवलीहुड जो था उनका, वो बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हुआ। ना वो लकड़ी ले सकते थे, ना वो वहाँ से अपने नेचुरल खाना ले सकते थे, ना वो अपने जानवरों को चरा सकते थे, जो कहीं ना कहीं उनके एक जीवन का आधार था। तीसरी चीज़ ये थी कि देयर ट्रेडिशनल राइट्स डिनाइड, और कहीं ना कहीं जिनके ट्रेडिशन, क्योंकि क्या था, ट्राइबल लोग हैं, अगर हम पढ़ते हैं क्लास 8 की, अगर आपको बुक एनसीईआरटी की याद होगी तो उसमें भी था, कहीं ट्राइबल पीपल की जब हम बात करते हैं, क्या कहते हैं कि बिरसा मुंडा की हम बात करते तो इसमें जब ट्राइबल की हम बात करते तो ट्राइबल वर्ड जो था, उनका जो मानना था वो ये था कि जंगल उनके लिए भगवान है ना, वो जंगल की पूजा करते थे। जब उसी जंगल में जाने से उन्हें रोका गया तो कहीं ना कहीं उन्हें ये फील हुआ कि जो उनका ट्रेडिशनल राइट है वो उनसे छीना जा रहा है, वो उनसे जब्त किया जा रहा है। सो व्हेन दे फोर्स टू कंट्रीब्यूट बिगार फॉर रोड बिल्डिंग, द हिल
पीपल रिवोल्टेड। तो क्या हुआ कि यहाँ पे भी अंग्रेजों की एक चाल थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट की एक चाल थी कि हम इनको यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है ना, इनको हम जंगल में जब जाने नहीं देंगे, जब ये जंगल से कुछ पाएंगे नहीं, कुछ कमा नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, तो फिर फाइनल क्या होंगे, ये बेरोजगार हो जाएंगे और हम इनसे बेगारी कराएंगे। तो जब इतनी चीज़ें उन्हें परेशान करने के बाद जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उन्हें फोर्स किया कि आप आके बेगारी सिस्टम में काम करिए। बेगारी सिस्टम में क्या था कि सड़कें बनाना, तो जो हिली एरियाज के जो ट्राइबल लोग थे वो क्या हुए, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए और रेस्ट हो गए वो, और इसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, डिवोल्ट कर दिया, युद्ध कर दिया। और इसी के बीच एक बहुत फनी सा वर्ड है, फोक हीरो। फनी नहीं, मतलब मेरा ये कहने का वर्ड है कि थोड़ा सा आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा। एक हमारे फोक हीरो की एंट्री होती है जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू, ठीक है ना। तो इनके संग क्या था, ये एक एंट्री हुई इन लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये वायलेंस तो क्रिएट कर ही रहे थे, क्योंकि वो रिवोल्ट कर रहे थे, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट को इनिशिएट कर रहे थे। तो इन सबसे बचाने के लिए, इन्हें एक सही रास्ता दिखाने के लिए क्या हुआ, अलूरी सीताराम राजू का आगमन होता है। अब हम जानेंगे इनके बारे में। इनकी मैंने एक पिक भी लगा रखी है, आप ध्यान से देखिए, ठीक ना। इन्हें कहीं ना कहीं एक ग्रेट वॉरियर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्हें, इनका जो मतलब था वो गांधी जी से इंस्पायर बहुत थे, बट जो इनका मतलब था वो ये था कि कुछ भी करो पर अपने लिए बचाओ। और कहीं ना कहीं ये जो एक गुरिल्ला मूवमेंट की हम बात करते हैं, उसको इन्होंने काफ़ी चीज़ों के लिए इनिशिएट किया, और कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी क्या कहते हैं, सक्सेस भी उन्होंने पाया स्वराज को हासिल करने के लिए। ओके, चलिए जानते हैं इनके बारे में। अलूरी सीताराम राजू क्लेम डैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर। जब वो इन लोगों से मिले, ये लोग काफ़ी परेशान थे, उनकी जो पर्सनालिटी लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो जब उन्होंने आए और उन्होंने क्लेम किया, ये बताया कि इनके अंदर क्या है, स्पेशल पावर्स हैं। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एंड हील पीपल। वो सही एक जो होता है भविष्यवाणी कर सकते हैं और लोगों को ठीक कर सकते हैं। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स। और इवन वो क्या होता है कि कोई अगर इन्हें बंदूक से गोली भी मार देगा तो वो उसमें भी जीवित रह सकते हैं। कैप्टिवेटेड बाय राजू, द रेबल्स प्रोक्लेम दैट ही वाज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। और जब राजू की इस तरह की, अलूराम सीताराम की जब लोगों ने बातें सुनी, तो लोग क्या उनसे काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए, और उन्होंने क्या कहा, उन्हें कहीं ना कहीं प्रोक्लेम कर दिया कि ये एक भगवान का अवतार है, इनकारनेशन ऑफ गॉड है। राजू टॉक ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। इस बीच में जो अलूरी सीताराम थे, वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी के बारे में काफ़ी इंस्पायरिंग बातें करते थे, और वो काफ़ी चीज़ें बताते थे कि वो असहयोग आंदोलन से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। एंड परस्यूटेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। और इसके चलते उन्होंने लोगों को शिक्षा भी दी और बताया भी कि आपको खादी कपड़ों का धारण करना चाहिए, आपको खादी कपड़े पहनने चाहिए, और जो ड्रिंकिंग सिस्टम है, जो शराब की जो सिस्टम है, उसको क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, आपको दारू वगैरह नहीं पीनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स, नॉट नॉन वायलेंस। बट उसी टाइम उन्होंने क्या किया, एक चीज़ और भी कही कि इंडिया तभी जब लिबरल बन सकता है, तभी फ्री हो सकता है, कब, जब वो फोर्स का इस्तेमाल करे, ताकत का इस्तेमाल करे, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा से कुछ भी नहीं होगा। The Gudam rebels attacked police station, attempted to kill British officials and carried on guerrilla warfare for achieving स्वराज। और फिर क्या हुआ, स्वराज वर्ड जो था ना, कि स्वराज वर्ड का मतलब सबके लिए अलग था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का वर्ड अलग था। यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, गुरिल्ला मूवमेंट एक स्टार्ट किया, पुलिस स्टेशन पे जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन्हें मारा, और इस गुरिल्ला मूवमेंट को आगे ले गए ताकि वो स्वराज को जीत सके। इसके बाद क्या, वो इतने ज़्यादा इनिशिएटिव थे कि उन्होंने इतना ज़्यादा इनिशिएट कर दिया था कि लोगों ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वायलेंस के तौर पे ले गए। राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924 एंड ओवर टाइम बिकेम अ फोक हीरो। तो क्या हुआ, इसके बाद जब लोगों को पता चला कि इन्हें इतना ज़्यादा इंस्पायर करने में अलूरी सीताराम का हाथ है, तो उन्हें पकड़ा गया और फिर 1924 में फांसी की सज़ा सुना दी गई। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीतते गया, ये हमारी हिस्ट्री में, हमारे नेशनलिज्म में, इंडिया में एज अ फोक हीरो जो फोक वर्ड होता है, ये ट्राइबल लोग के लिए यूज़ किया जाता है, और वो ट्राइबल डिक्शनरी में, ट्राइबल हिस्ट्री में वो एज अ फोक हीरो जाने गए और अभी भी जाने जाते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर का ये टॉपिक समझ में आया होगा कि रिबेलियन इन द कंट्री साइड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।